नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के एक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक और एक ऐसे थिंकर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने और समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। आज हम डीप डाइव करेंगे क्लिंथ ब्रूक्स की बहुत ही फेमस और रिवोल्यूशनरी बुक द वेल रॉट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री के अंदर। इस वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल रखा है, तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जीरो नॉलेज है तब भी आप सब कुछ आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे ऑथर और उस वक्त के बैकग्राउंड से। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपको पोयम को समझने के लिए उस पोयम के वर्ड से ज्यादा उस पोयम को लिखने वाले की जिंदगी पर ध्यान देना पड़ता हो। 1930s और 40s से पहले अमेरिका और यूरोप में लिटरेरी क्रिटिसिज्म का यही हाल था। उस वक्त यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में फिलोलॉजी और हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का बोलबाला था। मतलब अगर क्रिटिक्स को किसी पोयम का मीनिंग निकालना होता था तो वो पोयम को कम पढ़ते थे और ऑथर की पर्सनल हिस्ट्री, उसके लेटर्स या फिर उस जमाने के सोसाइटी के बारे में ज्यादा रिसर्च करते थे। उनका मानना था कि एक पोयम सिर्फ अपने जमाने हिस्टोरिकल एज का एक रिफ्लेक्शन होती है। पोयम खुद में एक सेकेंडरी चीज बन गई थी। इस अप्रोच से एक प्रॉब्लम हो रही थी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद खास करके 1920s के अमेरिका में सोसाइटी बहुत बदल रही थी। एक तरफ बेहिसाब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी तो दूसरी तरफ स्पिरिचुअल खोखलापन और क्योस था। इस पैराडॉक्सिकल यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी माहौल में पुराने विक्टोरियन वैल्यूज टूट रहे थे और नई मॉडर्न इंडिविजुअल का जन्म हो रहा था। इस इंटेलेक्चुअल इंस्टेबिलिटी के बीच लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक नए और सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो क्लिंथ ब्रूक्स की। क्लिंथ ब्रूक्स का जन्म 1906 में केंटकी में हुआ था। वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे जो लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी और बाद में येल यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। क्लिंथ ब्रूक्स और उनके कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स ने मिलकर एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म ने पुराने गेम को पलट दिया। उन्होंने पुराने बायोग्राफर्स और हिस्टोरियंस को चैलेंज करते हुए कहा कि एक पोयम अपने आप में एक ऑटोनॉमस और सेल्फ सफिशिएंट ऑब्जेक्ट है। उनका मानना था कि एक बार पोयम अगर लिख दी गई तो ऑथर की इंटेंशन या बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। हमें सिर्फ और सिर्फ पोयम की इंटीरियर लाइफ यानी टेक्स्ट, उसके वर्ड्स और उसकी फॉर्म पर फोकस करना चाहिए। इसे क्लोज रीडिंग टेक्निक कहा जाता है। अपने इस फॉर्मलिस्ट थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए क्लिंथ ब्रूक्स ने 1947 में अपनी सबसे महान बुक पब्लिश की, द वेल रॉट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। इस बुक का मेन पर्पस था हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट करना। क्लिंथ ब्रूक्स ने सोचा, मैं कैसे प्रूव करूं कि महान कविताएं अपने जमाने की मोहताज नहीं होती। इसके लिए उन्होंने 10 ऐसी सेलिब्रेटेड इंग्लिश पोएम्स को सेलेक्ट किया जो अलग अलग सेंचुरीज में लिखी गई थी। उन्होंने 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक की पोएम्स को चुना, जैसे कि विलियम शेक्सपियर से विलियम बटलर यीट्स तक। खास बात यह थी कि इन 10 पोएम्स में आपस में कोई कॉमन थीम या फिर स्टाइल नहीं था। उन्होंने बस एक ही टेक्सचुअल मेथोडोलॉजी का यूज करके ये साबित किया कि हर ग्रेट पोयम, चाहे वो किसी भी एरा में लिखी गई हो, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर लॉजिक पर काम करती है। उन्होंने बताया कि पोएट्री की असली भाषा कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, बल्कि वो पैराडॉक्सेस, आयरनीज और टेंशन से भरी हुई होती है। तो दोस्तों ये था हमारा फाउंडेशन। हमने समझ लिया है कि क्लिंथ ब्रूक्स कौन थे और उन्होंने द वेल रॉट अर्न किस कंटेक्स्ट में लिखी थी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं उनकी बुक द वेल रॉट अर्न के सबसे पहले और सबसे फेमस चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्सेस। सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, आखिर ये पैराडॉक्स क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट या फिर सिचुएशन होती है जो सरफेस लेवल पर बिल्कुल इलॉजिकल, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभासी या फिर झूठी लगती है, लेकिन जब आप उसके डीपली अंदर जाते हैं तो उसमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई छुपी हुई होती है। जैसे कि एक कॉमन सी सेइंग है, लेस इज मोर। सुनने में अजीब लगता है ना कि कम चीज ज्यादा कैसे हो सकती है, लेकिन इसका डीप मीनिंग ये है कि सिंप्लिसिटी में सबसे ज्यादा ब्यूटी होती है। ये एक पैराडॉक्स है। अब क्लिंट ब्रूक्स इस एस्से में एक बहुत ही बोल्ड क्लेम करते हैं।
उनका मानना है कि पैराडॉक्स पोएट्री में सिर्फ एक डेकोरेशन, फिगर ऑफ स्पीच या फिर एक फैंसी लिटरेरी टूल नहीं है जिसे पोएट शौक से यूज करते हैं, बल्कि अगर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूं तो पैराडॉक्स इज द लैंग्वेज एप्रोप्रिएट एंड इनएविटेबल टू पोएट्री। यानी पोएट्री की भाषा पैराडॉक्स के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये पोएट्री के लिए जरूरी और अनिवार्य यानी कि इनएविटेबल है। पर ऐसा क्यों है? क्लीन ब्रूक्स इसे प्रूव करने के लिए लैंग्वेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज और पोएटिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है प्रिसीजन और क्लैरिटी। साइंस में एक वर्ड का एक एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग होना चाहिए। एक साइंटिस्ट चाहता है कि उसके वर्ड्स बिल्कुल फिक्स्ड रहे, उनमें कोई कंफ्यूजन या फिर डबल मीनिंग ना हो। लेकिन क्लीन ब्रूक्स कहते हैं कि ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और हमारी लाइफ की रियलिटी इतनी स्ट्रेट और नीट नहीं होती। इंसानी जिंदगी कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसलिए रेफरेंशियल या फिर लॉजिकल लैंग्वेज पोएट के किसी स्पेसिफिक मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरीके से इनकेपेबल होती है। एक पोएट को एक ही लाइन में प्यार, दर्द, जिंदगी और मौत सब कुछ एक साथ दिखाना होता है। इसलिए पोएट को अपने वर्ड्स के मीनिंग्स लगातार चेंज करने पड़ते हैं। जब दो अलग अलग वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है तो उनका मीनिंग शिफ्ट हो जाता है। पोएट को अपनी भाषा खुद बनानी पड़ती है और इसी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग से जन्म होता है पैराडॉक्स का। चलिए इसे हवा में नहीं छोड़ते, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लिंट ब्रूक्स ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम का यूज किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ को जनरली सिंपल और नेचर से जुड़ी कविताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन क्लिंट ब्रूक्स दिखाते हैं कि उनकी पोएट्री भी पैराडॉक्सेस से भरी हुई है। उनकी एक पोयम है, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इसमें स्पीकर एक खूबसूरत शाम में नेचर को देखकर एक डीप रिलीजियस ऑ यानी कि भक्ति फील कर रहा है। उसके साथ एक छोटी बच्ची चल रही है जो बिल्कुल केयरलेस है और नेचर पर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरफेस पर लगता है कि स्पीकर ज्यादा डिवोटी या फिर रिलीजियस है, लेकिन यहाँ आता है पैराडॉक्स। पोयम के एंड में हमको रियलाइज होता है कि वो केयरलेस बच्ची एक्चुअली नेचर और डिवाइन पावर के ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि स्पीकर का नेचर से कनेक्शन कॉन्शियस और कुछ पलों के लिए है, जबकि उस बच्ची की इनोसेंस और उसकी जिंदगी नेचुरली और अनकॉन्शियसली हमेशा उस डिवाइन पावर के साथ जुड़ी हुई रहती है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे बड़ा और महान एग्जाम्पल जो क्लिंट ब्रूक्स डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वो है जॉन डन की मेटाफिजिकल पोयम द कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है कैथोलिक चर्च के द्वारा किसी इंसान की मौत के बाद उसको संत घोषित करना। अब यहाँ सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि जॉन डन इस पोयम में दो ऐसे लवर्स की बात कर रहे हैं जो प्योरली फिजिकल, रोमांटिक और कार्नल लव में डूबे हुए हैं। वो बाहरी दुनिया की पॉलिटिक्स, पैसा और सोसाइटी की चिंता छोड़कर एक दूसरे में खोए हुए हैं। क्लिंट ब्रूक्स नोटिस करते हैं कि सेकुलर फिजिकल प्यार को जॉन डन ने एकदम सैक्रेड यानी पवित्रता, रिलीजियस एक्ट की तरह प्रेजेंट किया है। पोयम के स्पीकर्स कहते हैं कि हमारा प्यार इतना डीप है कि हम इस फिजिकल प्यार के लिए सेंट्स यानी कि संत बनने के लायक है। वो अपने प्यार को एक फीनिक्स बर्ड, एक जो कि माइथोलॉजिकल पक्षी है जो राख से वापस जिंदा हुआ था, उसके साथ कंपेयर करते हैं। पोयम के एंड में बताया जाता है कि इन लवर्स की स्टोरी किसी बड़े स्टोन मॉन्यूमेंट में नहीं लिखी जाएगी, बल्कि ये एक खूबसूरत सोनेट के रूप में जिंदा रहेगी। और यही वो पोयम है जिसे क्लिंट ब्रूक्स एक वेल रॉट अर्न कहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया कलश जिसमें इन लवर्स की अमर कहानी सेफ रह सके। क्लिंट ब्रूक्स समझाते हैं कि अगर जॉन डन सिंपली ये लिख देते कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दुनिया की परवाह नहीं करते, तो ये पोयम का पूरा मैजिक खत्म हो जाता। पोयम का एक्चुअल मीनिंग सिर्फ और सिर्फ पैराडॉक्स, सेक्रेट रिलीजियस टर्म्स कंबाइंड विद प्योरली फिजिकल लव के टेंशन में एग्जिस्ट करता है। इन अपोजिंग आइडियाज को बैलेंस करना ही एक ग्रेट पोयम की पहचान है। यहाँ पर खत्म होता है हमारा पहला चैप्टर जिसमें कि हमने डिस्कस किया द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्सेस को। अब हम थोड़ा भी ब्रेक नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं हमारे क्लिंट ब्रूक्स के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इस कॉन्सेप्ट का नाम आपको थोड़ा सा भारी भरकम या फिर हेवी लग सकता है, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को ही तोड़कर समझते हैं कि इसका क्या मतलब निकलता है। हेरेसी का मतलब होता है ऐसी बात कहना या फिर करना जो कि स्टैब्लिश्ड रूल्स या फिर बिलीफ या फिर धर्म के बिल्कुल खिलाफ हो। आसान भाषा में कहें
तो एक पाप करना या फिर धर्म के विरुद्ध जाना। और पैराफ्रेज का मतलब तो आप शायद जानते ही होंगे, किसी बड़े टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को अपने शब्दों में लिखना या फिर उसका सारांश लिखना या फिर उसको एक तरीके से समराइज करना। तो द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज का सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब हुआ कि किसी पोयम की समरी लिखना या उसको प्रोज यानी कि एक नॉर्मल पैराग्राफ में ट्रांसलेट करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ा पाप है, एक हेरेसी है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, क्योंकि बचपन से स्कूल्स और खासकर कॉलेजेस में हमें यही तो सिखाया गया है। टीचर हमसे पूछते थे, बताओ इस पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है, या पोएट आखिर हमसे कहना क्या चाहता है, उसकी डीप फीलिंग्स क्या है। और हम क्या करते थे, हम पोयम के राइम्स और उसके मेटाफर्स को, उनकी लाइंस को तोड़ मरोड़ कर दो तीन सिंपल लाइंस में उसका मैसेज लिख देते थे कि इस पोयम में पोएट नेचर की सुंदरता के बारे में बता रहा है। बस क्लींथ ब्रूक्स जोर देकर कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। वो समझाते हैं कि जब आप किसी पोयम को पैराफ्रेज कर देते हैं तो आप उस पोयम की सोल को मार देते हैं, उसकी आत्मा को मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्रूक्स इसे एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्म और कंटेंट यानी स्ट्रक्चर और मीनिंग के रिलेशनशिप को समझाते हैं। अगर हम साइंटिफिक या फिर नॉर्मल रेफरेंशियल राइटिंग की बात करें तो वहां फॉर्म और कंटेंट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट या फिर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला किसी को बताना है, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप उसे हिंदी में बोलो, यानी कि क प्लस ख का होल स्क्वायर, या फ्रेंच में लिखो, या फ्लो चार्ट बनाकर समझाओ। उसका कोर ट्रुथ यानी कि उसका कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा। भाषा वहां पर सिर्फ एक व्हीकल, एक गाड़ी का काम करती है इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए। लेकिन पोएट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पोएट्री में फॉर्म और कंटेंट इनसेपरेबल होते हैं, यानी कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। एक पोयम के रिदम, उसके वर्ड्स के बीच का टेंशन, उसके पैराडॉक्सेस, ये सब सिर्फ उसकी ब्यूटी बढ़ाने वाले पैकेजिंग आइटम्स नहीं है, बल्कि वो खुद अपने आप में उस पोयम का मीनिंग है। जब आप उस टेक्स्ट को हटाकर एक प्लेन सेंटेंस में लिखते हैं तो आप मीनिंग को बाहर नहीं निकालते, बल्कि आप एक नया और बिल्कुल अलग मीनिंग क्रिएट कर देते हैं। ब्रूक पावरफुली स्टेट करते हैं कि अ पोयम इज नॉट अ स्टेटमेंट अबाउट एन एक्सपीरियंस, अ पोयम इज इटसेल्फ एन एक्सपीरियंस। इस चीज को और इजीली और विजुअली समझाने के लिए क्लिंथ ब्रूक्स एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिकल एनालॉजी, एक एग्जाम्पल देते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। सोचिए आपके हाथ में एक बिल्कुल सीधी लकड़ी है, एक स्ट्रेट स्टिक है। जब आप उस सीधी लकड़ी को एक पानी से भरे पूल में डालते हैं तो साइंस के रिफ्रैक्शन की वजह से वो लकड़ी आपको पानी के अंदर मुड़ी हुई, रैप्ड एंड बेंट दिखती है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई लॉजिकल स्टेटमेंट एक पोयम के एनवायरनमेंट में एंटर करती है तो पोयम की आयरनी और पैराडॉक्स उस स्टेटमेंट को रैप और बेंट कर देते हैं, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब आप सोचिए कि कोई उस मुड़ी हुई लकड़ी को पानी से ऐसे बाहर निकाल कर कहे कि देखो ये लकड़ी तो परफेक्टली सीधी है, यही इसका सच है, तो वो इंसान गलत होगा ना, क्योंकि उस फिनोमिनन का असली सच तभी तक था जब तक वो लकड़ी उस पानी के अंदर थी। ऐसे ही किसी स्टेटमेंट को पोयम से बाहर निकालकर समरी बनाना पोयम के सच्चे और डीप मीनिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर हम पोयम को लॉजिकल समरी से नहीं समझ सकते, अगर एक पोयम लॉजिकल स्टेटमेंट से नहीं बनती, तो आखिर एक पोयम जुड़ी कैसे रहती है, उसकी यूनिटी कैसे बनती है? इसके जवाब में ब्रूक्स एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, पैटर्न ऑफ रिजॉल्व स्ट्रेसेस। वो कहते हैं कि एक पोयम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन जैसी नहीं होती, उसके स्ट्रक्चर किसी गॉथिक आर्किटेक्चर के आर्क की तरह होती है। एक पत्थर का आर्क कैसे खड़ा रहता है? वो इसलिए नहीं खड़ा होता क्योंकि सभी पत्थर शांति से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, बल्कि वो इसलिए फर्मली खड़ा रहता है क्योंकि उसके दोनों तरफ से पत्थर एक दूसरे पर विरोधी प्रेशर, अपोजिट फोर्सेस डाल रहे होते हैं। इस टेंशन की वजह से एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है जो पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस में रखता है। अगर आप वहां से एक भी पत्थर निकाल दोगे तो पूरा आर्क गिर जाएगा। एक महान पोयम, एक ग्रेट पोयम भी कंप्लीटली ऐसी ही होती है। वो अपने अपोजिंग फोर्सेस, पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को बैलेंस करके एक पॉजिटिव यूनिटी अचीव करती है। उसका मीनिंग उन कॉन्ट्रडिक्शंस को हटाने में नहीं है, बल्कि उन कॉन्ट्रडिक्शंस के परफेक्ट बैलेंस में है। और यही एक वेल रॉट अर्न, एक परफेक्टली क्राफ्टेड आर्ट पीस की पहचान है।
तो दोस्तों, ये था क्लिंट ब्रूक्स का रिवॉल्यूशनरी नजरिया और उनके मास्टरपीस टेक्स्ट द वेल रॉट अर्न। उन्होंने ऑथर की हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी और उस जमाने की सोसाइटी को एक तरफ करके हमारा पूरा फोकस वापस उस आर्ट पर, उस टेक्स्ट पर ला दिया। उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन रखी और हमें सिखाया कि पोएट्री जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं होती, बल्कि उन कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटीज को अपनी पूरी ब्यूटी के साथ ड्रामेटाइज करने के लिए होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स और द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपकी नॉलेज में इससे कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।